चलिए आज हम लोग कवित्त चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। कवित्त चैप्टर के लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। इस चैप्टर के हमने क्वेश्चन आंसर आज आप लोग को बताएंगे और इससे पहले वाले वीडियो में हम आप लोग के कवित्त चैप्टर का भावार्थ, उसके कवि परिचय, ऑब्जेक्टिव सभी का वीडियो हमने बनाया है। आज हम आप लोग को कवित्त चैप्टर के दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देंगे। ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए और पढ़िए। पहला क्वेश्चन है, शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है। तो याद रखिएगा, शिवाजी की तुलना कवि भूषण ने सर्वप्रथम इंद्र से की है, फिर उसके बाद बरवांगनी से की है, उसके बाद रघुकुल के राजा श्री राम से किए हुए हैं, उसके बाद पवन देव से किए हुए हैं, शिव जी से किए हुए हैं जो सुमेरु पर्वत पर त्रिशूल, जब शिव का त्रिशूल सुमेरु पर्वत पड़ता है तब वो सुमेरु पर्वत सोने का हो जाता है। इसका व्याख्या भी हम किए हुए हैं आप लोग को। ठीक है। उसके साथ ही परशुराम के समान भी बताए हुए हैं, बताया गया है, परशुराम के समान भी बताए हैं शिवाजी को। द्वांगनी, चीता, मृगराज, तेज प्रकाश और कृष्ण से भी उनकी तुलना की गई है। शिवाजी की तुलना भूषण ने इन व्यक्तियों से, यानी देखिए सर्वप्रथम इंद्र से किए हुए हैं। शिवाजी की तुलना जो है कवि भूषण ने सर्वप्रथम इंद्र से, उसके बाद किए हैं बरवांगनी से, रघुकुल के राजा श्री राम से, पवन से, शिव से, परशुराम से, द्वांगनी से, चीता से, मृगराज से, तेज प्रकाश और श्री कृष्ण से उनकी तुलना करते हैं। इन सभी टॉपिक को याद रखिएगा और आप इस क्वेश्चन के आंसर आराम से दे सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है। ध्यान से देखिएगा, शिवाजी की तुलना मृगराज से इसलिए करते हैं क्योंकि मृगराज जो है जंगल का राजा होता है और उसका सामना कोई नहीं कर सकता। भूषण जी कहते हैं मृगराज जो है, गजराज जो यानी कि हाथी जो होता है बहुत ही विशाल होता है। ठीक ना, उस बहुत ही विशाल होता है, वह भारी भी होता है, शक्तिशाली भी बहुत अधिक होता है, यानी शक्तिशाली भी बहुत होता है, फिर भी वह मृगराज के हाथों मारा जाता है। कहने का अर्थ यह हुआ, मृगराज जो है जंगल का राजा होता है, उसका सामना कोई नहीं कर सकता है। भूषण जी कहते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं कि जिस प्रकार हाथी जो बहुत बड़े विशाल होते हैं, बहुत भारी होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं, फिर भी शेरों के द्वारा मरा जाता है। ठीक ना, मरा जाता है। उससे क्या आगे क्या बता रहे हैं कवि, ध्यान सुनिए। पशु मृग जो है समूह में रहते हैं, मृग समूह में रहते हैं, वह मात्र अकेला रहता है। कौन? मृगराज अकेला रहता है, पर मृगों के झुंड पर अकेला काफ़ी होता है। ठीक ना। अब यहाँ ये जो मृग जो है, ये यहाँ मृगराज है, मृगराज मतलब शेर, मृग मतलब हिरण। ठीक है, इतना ध्यान समझ लीजिएगा। हिरण जो है यह हमेशा झुंड में रहता है, लेकिन मृगराज जो होता है अकेले ही होता है। उनके अंदर जो होता है चुस्ती फुर्ती, ठीक ना, विलक्षण, तो उस सब कुछ इतना विलक्षण होता है कि किसी भी क्षेत्र में उनका सामना करना बड़ा ही कठिन होता है। वह सदा विजयी रहता है। यही विशेषता जो है, यही विशेषता महाराज शिवाजी की भी है। वह भी महान वीर, रण कौशल और निपुण, रण कौशल में निपुण, साहसी, पराक्रमी और पूरे इतिहास में वह ही एकमात्र अपराजित वीर हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि कहते हैं, अब इस क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में समझ लीजिए आंसर। शिवाजी के
क्वेश्चन है शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से किस लिए की है। तो आंसर लिखेंगे शिवाजी की तुलना भूषण ने इसलिए किए हैं क्योंकि मृगराज जो होता है जंगल के राजा होता है और उसका सामना कोई नहीं कर सकता है। भूषण जी कहते हैं कि उदाहरण के तौर पर भूषण जी कहते हैं कि जिस प्रकार हाथी बहुत विशाल होता है, वो भारी भी होता है, बहुत ही शक्तिशाली होता है, फिर भी वह मृगराजों के हाथ मारा जाता है। मृग जो होता है हमेशा समूह में होता है, लेकिन मृगराज अकेला ही होता है, पर वह झुंड में अकेला ही वह काफ़ी होता है, वह मृगों के समूह के लिए। उसके अंदर मृगराज के अंदर चुस्ती फुर्ती विलक्षण होता है, शक्ति होता है, ठीक ना, उसके पास शक्ति होता है, एकाग्रता होता है, ठीक ना, शेर के पास यानी बाघ के पास, ठीक ना, मृगराज के पास वह इतना विलक्षण होता है, उनका सामना किसी भी क्षेत्र में उसका सामना करना काफ़ी कठिन होता है। उसी प्रकार वह किसी भी क्षेत्र में उसका सामना कोई नहीं कर सकता है, वह अक्सर हमेशा विजयी रहता है किसी भी क्षेत्र में। उसी प्रकार महाराज शिवाजी की भी विशेषता है, वह महान वीर हैं, रण कौशल में निपुण हैं, पराक्रमी हैं, साहसी है, ठीक ना, इस प्रकार लिख दीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, छत्रसाल की तलवार कैसी है, इसका वर्णन कीजिए। देखिए छत्रसाल के तीक्ष्ण धार वाली चमचमाती तलवार जब म्यान से निकलती है तो प्रलय के सूर्य किसके सूर्य प्रलय के सूर्य की तीव्र किरण समान प्रतीत होती है। वह शत्रु दल के हाथियों को उसी प्रकार विदीर्ण कर देती है जिस प्रकार रवि की किरणें सघन अंधकार को विदीर्ण कर देती है। तीव्र गति से चलने वाली यह तलवार जो होता है शत्रुओं के कंठ पर लपक कर नागिन से लिपट जाती है और देखते ही देखते उनके मुंड धड़ से अलग कर देती है। उनके इस शिरछेद का कार्य ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह भगवान रुद्र के मुंड माल अर्पित करके उन्हें रिझाकर प्रसन्न करने का प्रयास कर रही हो। यही विशेषता छत्रसाल की तलवार की है, ठीक है। इस यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि सूर्य छत्रसाल की जो तलवार है वह इतना चमचमाती तलवार है, लगता है जैसे तलवार जब निकलती है उनके म्यान से तो वह ऐसा चमकती है कि लगता है कि सूर्य की तेज किरणें जैसे उनकी तलवार चमकती है। और वह जैसे ही तलवार म्यान से निकलती है तो उनके शत्रुओं के सर पर यानी कि कह रहे हैं शत्रुओं के आपका गला काट देती है और इस लपक कर मतलब कि उनके शरीर गर्दन में लिपट जाती है और उनके देखते ही देखते उनको सर को धड़ से अलग कर देती है, ठीक ना, नागिन से लपेट जाती है और सर को धड़ से अलग करती है। ऐसा लगता है, ऐसे इस दृश्य को देखकर कभी कहते हैं कि इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है कि मानो कि मृग जो है छत्रसाल जी हैं जो मुंडमाल को अर्पित करके मानो कि रुद्र को मुंडमाल अर्पित करके उनको प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा वह दृश्य लगता है उनके तलवार। यही तलवार की उनकी विशेषता है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, नीचे दिए गए अवतरणों को स्पष्ट करें और कहा जाता है लगती लपकी कंठ बैरीन के नागिन सी, लगती लपकी कंठ बैरीन की नागिन सी रुद्री रिझावे दे मुंड की माल को। इस पंक्ति का हमको जब भाव स्पष्ट करना होगा, व्याख्या करना होगा तो कैसे लिखेंगे। यहाँ पे लिखे प्रसंग है में क्या है, प्रस्तुत पंक्तियाँ भूषण के काव्य छत्रसाल दशक से अवतरणित है जिसमें छत्रसाल की तीक्ष्ण तलवार की महिमा का व्याख्यान किया गया है।
व्याख्यान किया गया है। और व्याख्या में क्या लिखिएगा, व्याख्या में लिखिएगा छत्रसाल की तीक्ष्ण तलवार लप लपाती तीक्ष्ण लप लपाती तलवार की प्रशंसा करते हुए भूषण जी कहते हैं कि तलवार, छत्रसाल की जो तलवार है शत्रुओं के गले में तेज गति से नागिन के समान लिपट जाती है और देखते ही देखते उसके सर को धड़ से अलग कर देती है, सर को धड़ से अलग कर देती है। उनका सिर छंद से, उनका क्या है, उनका यह सिर छेदन प्रतीत होता है कि मानो वह भगवान रुद्र को मुंड की माला चढ़ाकर रिझाने का यानी कि प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यही उनका पूरा भाव व्याख्या हुआ, ठीक ना। तो इसको आप अपनी भाषा में कैसे लिखिएगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ भूषण के द्वारा रचित काव्य छत्रसाल दशक से लिया गया है, जिनमें छत्रसाल के तलवारों के महिमा का व्याख्यान किया गया है। कवि भूषण जी कहते हैं कि छत्रसाल के चमचमाती तलवार जो है, चमचमाती तलवार शत्रुओं के गले में तेज गति से नागिन से लिपट जाते हैं और उनके देखते ही उनके सर को धड़ से अलग कर देते हैं। और यह दृश्य जो है देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कि रुद्र जो हैं मुंडों को यानी कि भगवान रुद्र को मुंडों का माला चढ़ा कर रिझाने का यानी कि प्रसन्न करने के प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। यह उन्होंने बताया। ये तो यहाँ पे अलंकार कौन सा है वो बता दिया गया, ठीक ना, प्रयास किए हुए हैं। आगे इनको भी बता देते हैं ये क्या है। देखिए, यह विशेष छत्रसाल की तलवार की महिमा का व्याख्यान करते हैं, महत्ता और विशेषता का व्याख्यान करते हैं। दूसरा नंबर कहा जा रहा है अलंकार। अलंकार में इस पंक्ति में जो कौन कौन से अलंकार है ध्यान से समझिए। आखिर कौन कौन सा अलंकार है। लागती लपकी रुद्र ही रिझावे, दे मुंडन की माल को। यहाँ पे ये जो है यह अनुप्रास अलंकार है, यानी कि जिसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है और एक ही शब्द नहीं कर सकते हैं, एक ही अक्षर जब रिपीट हो, यदि एक अक्षर रिपीट हो जाए, एक ही अक्षर बार बार रिपीट हो तो समझ जाइएगा कि कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। कैसे, तो देखिए यहाँ हर्षिकार है, यहाँ भी हर्षिकार है, यहाँ भी हर्षिकार है, यहाँ भी हर्षिकार है, यहाँ दे है, देखिए यहाँ म है, यहाँ भी म है। यानी कि एक ही चीज़ जब रिपीट हो तो समझ जाइएगा कि आपका क्या है, वह अनुप्रास अलंकार है। लेकिन उपमा अलंकार में क्या होता है, जैसे नागिन सी है, वह मुंडन की माल को, ये जो है इसमें हमेशा दीर्घिकार आ रहा है। और ये जो है किसी चीज़ की उपमा दे रहे हैं, किसी से किसी को तुलना करते हैं। जब किसी भी व्यक्ति को किसी से तुलना कर दे तो समझ जाइएगा कि उपमा अलंकार है और मुंडन के माल से उत्प्रेक्षा है, ठीक ना। अगला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन। प्रतिभर कटक कटिल केते काटी कालकी सी काल की कलेउ देती काल को। यहाँ पे कहा जा रहा है प्रतिभर कटक कटिल केते काटी कालिका सी काल की कलेउ देती काल को, ठीक ना। इस पंक्ति का हम लोग को अभी व्याख्या करना है, ठीक है। जब व्याख्या करना है तो कैसे लिखेंगे, तो इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी आप लोग को बताए हैं, इसको भी हम उसी प्रकार बताएंगे। पहले आपको सब बता दे रहे हैं क्या क्या लिखा हुआ है, उसके बाद अपने शब्दों में आपको फिर से रिपीट कर देंगे। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा, तो आपको लिखने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ भूषण के द्वारा रचित छत्रसाल दशक के से
उदित है। इन पंक्तियों में कवि ने मृगराज छत्रसाल के शौर्य, पराक्रम, युद्ध कौशल की व्यंजना की है। यहाँ उनके तलवार की महानता व्यंजित है। व्याख्या में क्या लिखे हुए हैं कवि, ध्यान समझिएगा। क्या कहा जाता है व्याख्या, मृगराज छत्रसाल की तलवार की धार बड़ी पैनी वह तेज है एवं तेज है। उनके कटीले प्रतिपक्षी सैन्य दल के प्रत्येक योद्धा एवं काटती चली जाती है और न जाने कितने वीरों को काट काट कर धराशायी कर दिया है। वे हे छत्रसाल, तेरी तलवार जो है तेरी करवाल तेरी तलवार जो है किलक कील कर काल को कलेऊ करा रही है। ये जो तलवार लिखाना चाहिए, ठीक ना। हे छत्रसाल, तेरी तलवार जो है किलक कील कर काल को कलेऊ करा रही है, ठीक ना। आगे उसके आगे मुंड को परस रही है, यानी कि दे रहे हैं। इस पंक्ति का जब आप व्याख्या कीजिएगा 5 नंबर क्वेश्चन के आंसर के, तो लिखिएगा प्रस्तुत पंक्तियाँ भूषण के द्वारा रचित छत्रसाल दशक से उदित है, यानी कि लिया गया है, संकलित है। और इन पंक्तियों के माध्यम से कवि जो है छत्रसाल के शौर्य यानी कि वीर, पराक्रम, युद्ध कौशल की व्याख्या करते हैं। वहाँ इनके तलवार की महानता का वर्णन यहाँ पे उन्होंने किए हैं। कवि कहते हैं कि छत्रसाल की जो तलवार की जो धार है वह बहुत ही तेज है। वह इतने तेज हैं कि प्रत्येक सैन्य दल में, यानी कि कटीले प्रतिपक्षी जो हैं, प्रतिपक्षी यानी कि अपने विरोधी दल, प्रत्येक विरोधी दल के सैन्य दल को, प्रत्येक विरोधी दल कटीले, वह जो है छत्रसाल के जो तलवार हैं वह उनके विरोधी दल के यानी कि उनके शत्रुओं के सैन्य दल को, प्रत्येक योद्धा को मतलब कि निकालती है। उनके जो तलवार निकलती है और उनके शत्रुओं के सर को धड़ से अलग कर देती है उनकी तलवार। तो वही कह रहे हैं, कटीले प्रतिपक्षी सैन्य दल के प्रत्येक योद्धा को काटती चली जाती है। मानो कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनकी तलवार जो है भगवान रुद्र को मुंडों के माला चढ़ा कर उनको प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे यही लिखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर यही है। और आपको ये सभी जो आपका ये जो पंक्ति लिखा हुआ है, यह पंक्ति आपको चैप्टर में का है, वहाँ से निकाल कर यहाँ पे रखा गया है। तो इनकी व्याख्या हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताए हुए हैं, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ आप लोग समझ लिए होंगे तो इसका व्याख्या आपको 100% है कि अच्छा सा समझ में आ गया होगा। देखिए इस जो पंक्ति में क्या कौन सा शब्द क्या है, ध्यान से उसको पहले समझ लीजिए। विशेष में क्या है, छत्रसाल के शौर्य का, पराक्रम का, रण कौशल के बड़ी प्रभावी व्यंजन, यानी कि उनकी व्याख्या करते हैं। वह कवि जो है उनकी तलवार के महानता, महत्वपूर्ण कार्यों का व्याख्यान करते हैं। उनकी तलवार के महत्वपूर्ण व्याख्यान क्या क्या है, मतलब उनकी विशेषता क्या क्या है, उनका वर्णन उन्होंने किए हुए हैं। आगे तीसरा नंबर समझिए, ये आप नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, मगर उससे पहले वाला जो भी है सबको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको समझने के लिए, जानकारी के लिए हम आपको बता देते हैं। भाषा प्रभावमयी, ओज गुण समन्वित है। चौथा नंबर में अलंकार, अनुप्रास, मयान मयूर ताम तोम, लागती लपकी रुद्राही रिझावे, दे मुंडन की माल, छत्रपति पाल, छति पाल छत्रसाल, कहाँ करवाल का। ये सभी जो है उपमा अति अनुप्रास अलंकार के शब्द हैं, ठीक है। अगला नंबर, ये जो है उपमा अलंकार, ये जो है उपमा अलंकार में
प्रलय, भानु, कैंसी, नागिन से, कालिका से, ये सभी जो है आपका क्या है, ये उपमा अलंकार का शब्द है। ठीक है। उसके बाद छठा ये जो है रूपक अलंकार। अब आता है रूपक अलंकार में। रूपक अलंकार में तमी, तमी, तम, तमी, गयंदन का जाल, ये जो है रूपक अलंकार का। उपेक्षा अलंकार का देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार, कलेयु, देती, काल को, ये जो है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार का है। ठीक ना। ये चारों के चारों अलंकार ही हैं। अब हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ क्या है छठा नंबर क्वेश्चन में, भूषण रीतिकाल की किस धारा के कवि है, वे अन्य रीतिकालीन कवियों से कैसे अलग हैं, विशिष्ट है, अलग हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है पहले समझ लीजिए, उसका आंसर क्या है। क्वेश्चन का आंसर क्या है, भूषण रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। उन्होंने आचार्यत्व को महत्व नहीं दिया, स्वच्छंद काव्य का रचना की। रीतिकाल के प्रमुख प्रवृत्तियां हैं श्रृंगार वर्ण और आचार्यत्व। भूषण ने इन दोनों ही प्रवृत्तियों से दूर रहें। रीतिकाल काव्य में राष्ट्रीय चेतना का अभाव ही रहा है। मात्र बिहारी का एक दोहा मिलता है, स्वार्थ सुकृतन न श्रम वृता देखे विहंग विचारी। अब बाज पराए पानी पर तू पछनी न मार। यदि ही वे इसे छोड़ देते तो राष्ट्र की ओर इन कवियों का ध्यान नहीं, राष्ट्र की ओर इन कवियों का ध्यान ही नहीं गया। कवि जो है क्या कहते हैं, भूषण ने स्वयं को राष्ट्रभक्त सिद्ध कर दिखाया। अतः वह भले रीतिकाल के कवि हैं पर उनकी प्रवृत्तियां जो है सर्वथा मुक्त है। समझ में आ रहा है। देखिए कवि कहते हैं भूषण जी, इनको हम आपको कवि परिचय में पढ़ाए हुए हैं कि कवि भूषण जो है वह रीतिकाल के कवि हैं। काव्यधारा रीति सिद्ध यानी रीतिकाल के कवि हैं और काव्यधारा के कवि है। ठीक ना। रीतिकाल के काव्यधारा के कवि हैं। वह आचार्यत्व पर महत्व नहीं दिया, वह सिर्फ स्वच्छंद काव्य की रचना किए हुए हैं। रीतिकाल में दो प्रवृत्तियाँ चलती थी, या तो आप श्रृंगार रस का प्रयोग कीजिए तो और या आचार्यत्व का प्रयोग कीजिए। ये अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आप बहुत अच्छा कवि बनिएगा। लेकिन वह उस सिलसिला रीतिकाल में यह सिलसिला था कि अगर इस तरह के जो भी कवि वर्णन कर रहे थे, लिख रहे थे, इस तरह से कविता की रचना कर रहे थे, तो राष्ट्र की जो ध्यान है ना, ऐसे कवियों पर नहीं पड़ रहे थे जो बाद में लिख रहे थे। उन्हीं कवियों तक सीमित रह जाती थी जो हाईलाइटेड कवि रहते थे, जो शुरू कर रहे हैं, लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, उन कवियों पर इनका ध्यान ही नहीं जाता था। इसलिए इन बातों को भूषण जी ने देखा और उसके बाद इन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य तो एक ही रहेगा, मेरा लिखना ही मेरा लक्ष्य है, कविता लिखना ही मेरा लक्ष्य रहेगा, लेकिन मेरा लक्ष्य एक है, लेकिन मैं रास्ता बदलूंगा। तो इन्होंने रास्ता बदले कैसे, तो न तो उन्होंने श्रृंगार रस का प्रयोग किया और ना ही तो आचार्यत्व का प्रयोग किया। उन्होंने रास्ता ही बदल दिया, उन्होंने वीर रस का प्रयोग किया। और वीर रस का प्रयोग करते हुए उन्होंने अलंकार, रस, छंद पर भी ध्यान दिया, व्याकरण पर भी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, इस सब पर उन्होंने बहुत गहनता से, अगर कहीं टूटी हो जाती तो उन पर बहुत ध्यान देते हुए उन्होंने कविता की रचना करते चले गए, जिसके वजह से देखते ही देखते उनका जो है
कवि भूषण जी को देखते ही देखिए कवि भूषण जो है वह राष्ट्र के नज़रों में चले आते हैं। तो देखिए तो यहाँ पर उनसे यह सीख मिलती है कवि भूषण से, इनका मंजिल एक है लेकिन उनके चलने का तरीका रास्ता बदल दिए और उन्होंने हाईलाइटेड हो गए, कवि राष्ट्र कवियों में चले आए। तो यही बात है, तो यही जो है क्वेश्चन के आंसर है कि इन्होंने सभी रीतिकाल कवियों से कैसे विशिष्ट यानी कि कैसे अलग है। तो यही कारण था, मूलतः कारण यही है कि उन्होंने वीर रस का प्रयोग किया और छंद अलंकार रस का प्रयोग करते हुए व्याकरण पर काफ़ी फोकस किया और उन पर त्रुटियों को व्याकरण की त्रुटियों पर ध्यान देते हुए उन्होंने कवि लिखा और अपने आप को राष्ट्रभक्त कवि को सिद्ध कर दिया कि हाँ मैं राष्ट्रभक्त कवि हूँ। इन्होंने सिद्ध कर दिया और राष्ट्र कवि के दर्जा में आ गए। और इस प्रकार वह रीतिकाल के तो थे ही लेकिन उनकी प्रवृत्तियाँ सर्वथा मुख रही है। समझ में आ रहा है ना? तो वह इसी प्रकार। अगला नंबर क्वेश्चन समझिए बाबू। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? आपके अनुसार दोनों छंद यानी कि आपके यहाँ पे जो छंद है कवि के जो छंद है भूषण के दो छंद में है, तो छत्रसाल दशक के जो दो छंद है ना 10 छंद में, तो दो छंद है यहाँ पे। दो छंदों में से अधिक प्रभावी कौन है और क्यों है अधिक प्रभावी? तो यहाँ पे आंसर क्या है ध्यान से समझिएगा। आंसर कवि कहते हैं कि दोनों ही पद बहुत ही प्रभावी और सशक्त हैं। एक पद में महाराज भूषण के शौर्य वीर और पराक्रम और रण कौशल की व्यंजना मिलती है यानी कि व्याख्या करते हैं। तो दूसरे छंद में महाराज छत्रसाल के तलवारों का पराक्रम यानी कि उनके पराक्रमी का चर्चा करते हैं। दोनों ही वीर का यश गान है। उन दोनों ही दोनों ही जो वीर हैं शिवाजी और छत्रसाल हैं, दोनों जो हैं वह राष्ट्र का एक नायक है। तुलनात्मक दृष्टि से मूल्यांकन व्यक्ति की अपनी अपनी रुचि विशेष पर अत्यधिक निर्भर करता है। यहाँ भी यही स्थिति है। यहाँ भी यही स्थिति है। दोनों ही क्या है महावीर थे, राष्ट्र नायक थे और दोनों का वर्णन बड़ा ही सजीव है। प्रथम छंद में पौराणिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण वह अधिक प्रभावशाली बन बड़ा है। ठीक ना? तो यहाँ पे दोनों छंद जो है दोनों छंद में कवि भूषण जो दोनों छंद में दोनों जैसे छत्रसाल की वीरता के व्याख्यान करते हैं, छत्रसाल के तलवार के पराक्रम का व्याख्यान करते हैं। तो प्रथम छंद में शिवाजी के वीरता का व्याख्यान करते हैं, शौर्य का व्याख्यान करते हैं। पराक्रम में वह युद्ध कौशल के कूटनीति में निपुणता है इसकी व्याख्या करते हैं। तो यहाँ दूसरे छत्रसाल के बारे में व्याख्या करते हैं। तो दोनों ही राष्ट्र नायक भी हैं, इस प्रकार है। लेकिन क्या होता है कि प्रथम छंद में पौराणिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण वह अधिक प्रभावी बन जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन क्या है कि आप अपने अनुसार दोनों छंदों में अधिक प्रभावशाली कौन है? आपके अनुसार दोनों छंदों में अधिक प्रभावशाली कौन है और क्यों है? तो प्रथम छंद जो इसलिए प्रभावशाली हो जाते हैं क्योंकि वह पौराणिक है, सांस्कृतिक है और पृष्ठभूमि के कारण यह सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण यह पहला जो छंद है वह बहुत ही प्रभावशाली हो जाते हैं। ठीक ना? आज हम आप लोग को कवित्व चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं। आप इसको नोट्स बना लीजिएगा और इसको नोट्स बनाकर इसको याद कर लीजिएगा और एग्ज़ाम में बहुत अच्छा से लिखिएगा। 100% अच्छा से लिखिएगा तो आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप लोग को लिए हम इसी प्रकार कोशिश करते रहेंगे कि अगले जो चैप्टर है तुमुल कुलाहल कलह जो चैप्टर है मतलब कि जो है उनके बारे में आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हम आप लोग को
यह बता दें कि जो 2024 में हैं एग्ज़ाम देने वाले, उन लोग को यह वीडियो आप लोग अपने दोस्तों को पास यह वीडियो शेयर कर लीजिएगा, जिससे उनका भी क्या हो हेल्प हो सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।